डॉक्टर संध्या सिंह मैम से अनुरोध करती हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि वे आज मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संध्या सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विनम्रतापूर्ण आग्रह करती हूँ कि आप आशीष स्वरूप 2 शब्द कहें एवं अपनी वाणी से मंच को शोभित करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम मंच पर आपका। धन्यवाद संध्या। यहाँ संध्याएं बहुत दिखाई पड़ रही हैं और संध्या भी हो चली है। सबसे पहले तो मैं सरोजनी नायडू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रतिभा सिंह जी को बहुत शुक्रिया और अदा करती हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और ललिता जी जो हमारे दोस्त हैं, ललिता रामेश्वर जी का बहुत बहुत आप उनका धन्यवाद करती हूँ, आभारी भी हूँ। और वो मैं मानती हूँ कि उनके कहने की वजह से, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था आज इतना समय निकालना, लेकिन मैंने उनके कहे को टाल नहीं सकती थी मैं तो मैं आज आप सब लोगों को सुना मैंने, और सचमुच सरोजनी नायडू महाविद्यालय की छात्राओं की कविताओं को सुनकर मुझे लगा कि आजकल की लड़कियों में होशियारी बहुत है इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये खासतौर से सरोजनी नायडू महाविद्यालय की लड़कियों में होशियारी बहुत है और ये जाहिर है कि ललिता जी की परवरिश का नतीजा है मैं मानकर चलती हूँ कि ललिता जी जिस तरह से आपके साथ जुड़ी रहती होंगी उसका ये नतीजा है। इस तरह का माहौल आपने बनाया, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब हिंदी पखवाड़े की बात होती है तो हिंदी पखवाड़े में ज्यादातर केवल राजभाषा हिंदी के नियमों की बहुत ज्यादा गिनाया जाता है, पत्रों को गिनाया जाता है और तमाम बहुत सी बातों को गिनाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी अगर बची रहेगी और अगर सचमुच हिंदी को हम कहीं ले जाना चाहते हैं तो इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है, इस तरह भाषा के साथ खेलने की आवश्यकता है। जो आपने किया, आप शब्दों के साथ खेल रहे थे। कविता करना मतलब शब्दों के साथ खेलना होता है। एक कवि हमेशा शब्दों के साथ खेलता है, इधर इधर उलट पुलट करके शब्दों को रखता है, खेलता है और फिर देखता है कि शब्दों के क्या नए अर्थ निकल रहे हैं। तो ये काम आज आपने किया, मुझे अच्छा लगा और ये दरअसल बहुत ही शिद्दत से किए जाने की जरूरत है, जो हमारे देश में कम हो रहा है। मैं मानती हूँ कि हम शिक्षण शब्द जब ले आते हैं, खास तौर से शिक्षण संस्थाओं की जो बात करते हैं, मैं आपको पहले एक बता दूं कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, हम जानते हैं, बहुत सी संस्कृतियां हैं, ये भी हम जानते हैं। 1652 भाषाएं हमारे यहाँ गिनी गई हैं 1971 की जनगणना के मुताबिक, आप सबको पता है। लेकिन उन भाषाओं में से भी बहुत सी भाषाएं खत्म हो रही और खत्म होने का कारण भी यही है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सृजनशीलता से अलग हो रही है। सृजनशीलता या उनमें जीवन दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको त्रिलोचन कहते थे। भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है, जो कि आप एक्शन के जरिए आप करके दिखा रहे थे, खेल के दिखा रहे थे, गा कर दिखा रहे थे। आपने वो सब किया। आपने निराला के गीत गाए, आपने प्रसाद का गाया, आपने तुलसीदास पर कविता की, आपने बहुत सा क्षेत्र आपने लिया और मुझे अच्छा लगा सचमुच कि इसमें विज्ञान की छात्राएं भी थीं और केवल हिंदी की छात्राएं नहीं थी। तो ये और बड़ी बात है कि सभी लोग इसमें रुचि ले रहे थे और सभी लोग भाषा से। और मैं ये बता दूं कि विज्ञान की छात्राओं की कविताएं किसी से कमतर नहीं थी। निश्चित रूप से वो काफी अपीलिंग थी, काफी हमें बांध रही थी और महत्वपूर्ण लग रही थी। तो भाषा का संबंध केवल भाषा पढ़ाने वालों से या पढ़ने वालों से नहीं होता है, जीने वालों से होता है। भाषा जो जीता है, भाषा को जो जीता है, जो शब्दों से खेलना जानता है, वो दरअसल भाषा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो चाहे वो विज्ञान के विद्यार्थी हो या किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, अगर भाषा को जीते हैं, जिस भाषा में अपने जीवन संघर्ष करते हैं, वही भाषा उनके लिए महत्वपूर्ण होती है।
मैं आपको बता दूं कि इतनी भाषाएं जो खत्म होती चली गई, लेकिन जो आज भी हिंदी का इतना स्वरूप बना हुआ है, हिंदी का जो साहित्यिक स्वरूप और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी या राजभाषा के रूप में हिंदी, ये जो आज स्वरूप बन पाया है, इसकी सबसे बड़ी देन मैं मानती हूँ हिंदीतर भाषियों, क्योंकि हिंदीतर भाषियों ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो अगर विज्ञान के विद्यार्थियों को या समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को मैं हिंदीतर भाषी कहूँ, न कहीं केवल राज्य के नाते नहीं, बल्कि हिंदी भाषा से अलग होने के नाते अगर मैं उनको हिंदीतर भाषी कहूँ, तो उनका योगदान बहुत बड़ा है, इतिहास साक्षी है। आप याद करके देख लीजिए कि हमारे यहाँ मध्यकाल में हिंदी का केंद्र जो था वो दक्षिण भारत था, खासतौर से हैदराबाद, आपको पता होगा मध्यकाल में। लेकिन औपनिवेशिक काल में हिंदी का क्षेत्र बंगाल था। आपको पता होगा कि 1826 में पहला हिंदी का अखबार उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। तो ये, और केवल अखबार ही नहीं, कलकत्ता में ही सबसे पहले छापे खाने खुले जहां हिंदी की किताबें छपी, और कलकत्ता में ही सबसे पहले हिंदी विषय को एमए के रूप में भी, एमए में भी लगाया गया, शुरू किया गया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो मैं जब कह रही हूँ कि विज्ञान के विद्यार्थी या समाज विज्ञान के विद्यार्थी को मैं अगर हिंदीतर मानूं, तो मान लो कि हिंदीतर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के विकास में। और यही नहीं, आप देख लीजिए कि बम्बई में आज आधुनिक भारत का जो क्षेत्र, हिंदी का क्षेत्र बन गया, वो बम्बई बन गया, क्योंकि सिनेमा ने जो अद्भुत कार्य किया हिंदी के लिए, हिंदी के विकास के लिए, उस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। तो हिंदी के भी, जैसे आपकी कविताओं के अनेक रूप मुझे दिखाई पड़े यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरह से हिंदी के भी कई रूप हैं। एक रूप नहीं है हिंदी के विविध रूप हैं। बम्बईया हिंदी है, दक्षिण भारत मद्रासी हिंदी है जिसको कहा जाता है, या बंगाली हिंदी है, या फिर बिहारी हिंदी है, या फिर कह सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की एक अपनी हिंदी है। तो तरह तरह की हिंदी है, हिंदियां हैं, एक हिंदी नहीं है, अनेक हिंदी हैं। और अनेक हिंदी को अगर हम पाठ्यक्रमों में या अपने शिक्षण की दुनिया में ले आते हैं, तो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से हिंदी का विकास होगा, निश्चित रूप से हिंदी बनेगी। आपको ये भी पता होगा ऐतिहासिक तथ्य कि राजभाषा जब हिंदी बनी 14 सितंबर 1849 को, जब राजभाषा बनी 1949 को, तो आपको पता होगा कि उसके बाद बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं हमारे देश में शुरू हुई, बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं, और शिक्षण संस्थाओं में कहीं न कहीं राजभाषा हिंदी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा। अब मैं इस बात को दुख के साथ कह रही हूँ कि हिंदी का जो स्वरूप, यानी हिंदी जो दिल की भाषा थी, आम आदमी की भाषा थी, संघर्ष की भाषा थी, प्रतिरोध की भाषा थी, या यूं कह सकते आजादी की भाषा थी, वो हिंदी कहीं गुम होती चली गई, कहीं खत्म होती चली गई। कहीं ना कहीं हिंदी को हमने जकड़ा, कुछ नियमों में जकड़ दिया। तो उस नियमों से मुक्त करने का दरअसल प्रयास करना चाहिए, और अगर हम ये कर पाते हैं तो हम हिंदी के साथ न्याय कर पाते हैं, हम हिंदी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये हिंदी के सामने यही चुनौतियां हैं। हिंदी की संभावनाएं अगर कुछ हो सकती हैं तो यही हो सकती हैं कि इन चुनौतियों से हम कहीं ना कहीं लड़े, कैसे इन चुनौतियों से आगे ले जाएं हिंदी को। यही चुनौतियां हमारे सामने, केवल यह चुनौती नहीं है कि मातृभाषा में हिंदी मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई शुरू कर दी जाए या दूसरी भाषाओं में पढ़ाई शुरू कर दी जाए। ये तो है ही, ये तो एक पहली सीढ़ी है। यानी मातृभाषा में अगर शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिक पैदा होंगे, जयंत नार्लिकर जैसे वैज्ञानिक पैदा होंगे, और गांधी जैसे लोग पैदा होंगे जो गुजराती में लिखते थे, और जयंत नार्लिकर जो मराठी में लिखते थे, जगदीश चंद्र बसु जो बंगाली में लिखते थे। और ये कब लिखते थे आप जरा एक बार देखिएगा, ये लिखते थे आजादी से पहले। आजादी के बाद न जाने क्या हुआ कि अपनी भाषाओं में लिखा जाना धीरे धीरे खत्म होता चला गया।
हम अंग्रेजी के गुलाम होते चले गए। अंग्रेजी हमें इस कदर हमारे ऊपर शासन करने लगी कि हम गुलाम होते चले गए और सभी ने अपनी भाषाओं में लिखना छोड़ दिया। गांधी ने भी अंग्रेजी में बाद में लिखा, जगदीश चंद्र बसु ने भी अंग्रेजी में लिखा, जयंती नार्लिकर ने भी अंग्रेजी में लिखा। तो वो लोग जो अपनी भाषाओं में लिखते थे वो लोग अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिए। कहीं न कहीं ज्ञान की भाषा हमारे यहाँ अंग्रेजी बनती चली गई। मैं आपको फिर बता दूं कि अंग्रेजी हमारे भारत की एक भाषा है। जाहिर है एसोसिएट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी भाषा अंग्रेजी, तो संविधान से तो उसे अलग नहीं कर सकते। ज्ञान की भाषा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अंग्रेजी से एक प्रतिरोध करते हुए या अंग्रेजी से को एक दुश्मन की तरह देखते हुए नहीं आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी भाषा किसी संध्या जी माफी के साथ एक निवेदन करना चाहती हूँ। केवल 10 मिनट शेष रह गए हैं और वो विशिष्ट अतिथि और वंदे मातरम रह गया है और ये छात्राओं ने गलती की, 30 मिनट लेट हो गए थे अपन। जी बिल्कुल। तो आप 1 मिनट में इसको समराइज कर दीजिए। जी बिल्कुल, आप इसको सार कर दीजिए 1 मिनट में। ठीक है जी ठीक है। वैसे तो मैं अभी भी खत्म कर सकती हूँ। आपके बोल दीजिए अंतिम वाक्य जी। तो अंतिम बस यही है कि मेरा कहना कि हिंदी को ज्ञान की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है हिंदी ज्ञान की भाषा, लेकिन इसको विमर्श की भाषा अकादमिक रूप से बहुत अच्छी तरह से इसको प्रतिष्ठित करना है। और उसके लिए केवल शुरुआत निश्चित रूप से मातृभाषा से करनी पड़ेगी, ये जो कि एनईपी भी कहता है और पहले भी कहा गया है, एनईपी 20 में भी कहा गया है। तो मातृभाषा से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अनुवाद के भी बहुत से काम किए जाने होंगे। निश्चित रूप से हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ आने चाहिए और ओरिजिनल मौलिक लेखन भी होना चाहिए और अनुवाद भी किया जाना चाहिए। तो ये केवल यह नहीं, ऐसे बहुत से काम हमें करने। मीडिया की दुनिया में हिंदी को अच्छे से प्रतिष्ठित किया जाना पड़ेगा। आप भी मीडिया का आंकड़ा, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन मीडिया का आंकड़ा देती तो आपको पता चल जाता कि किस तरह से भारतीय भाषाओं की जो अखबार और पत्रिकाएं हैं, किस तरह से उनकी कितने आंकड़े हैं और अंग्रेजी के कितने आंकड़े हैं। तो वो समय नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी इस तरफ आप जानिएगा और देखिएगा कि हमें बहुत जरूरत है इस बात की कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रयोग करें। और प्रयोग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वह भाषा पूरी तौर से दिल की भाषा नहीं बन पाएगी, पूरी तरह से अकादमिक ज्ञान की भाषा नहीं बन पाएगी, विमर्श की भाषा नहीं बन पाएगी। और इस दिशा में हमें भी बहुत तरह के काम करने हैं। एनईपी 2020 में भी बहुत तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है, बहुत अनुवाद संस्थाओं को खोलने की बात की गई है, भारतीय भाषाओं के विकास को लेकर के संस्थाएं बनाने की गई है, उसमें हिंदी भी है। तो इस तरह के बहुत से काम करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे बात होगी। आप सबको शुभकामनाएं जो आपने इतना अच्छा इतनी अच्छी कविता सुनाई हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।